सामान्य ज्ञान में मैं संविधान की इतिहास बता रहा था, जिसमें से मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम चीज़ों को याद कर सकते हैं। जिसमें से हमने बताया कि पहले तो है कुछ एक्ट आए थे। एक्ट के बाद आपको चार्टर एक्ट आए थे। चार्टर एक्ट आए थे और फिर चार्टर एक्ट के बाद भारत शासन अधिनियम आए थे और भारत परिषद अधिनियम आए थे। तो चार्टर एक्ट जो है ना 1853 तक आए थे। 1853 तक मैंने 1853 तक आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है। 1858 जो आया था, मैं 1858 से चर्चा करूंगा, जो कि कंपनी के तहत मैंने बताया था कि जो एक्ट और चार्टर एक्ट आए थे वो कंपनी के तहत आए थे। लेकिन जो 1853 के बाद जो एक्ट आया वो था आपका क्राउन के अंतर्गत एक्ट आया था। क्राउन के अंतर्गत एक्ट आया था और 1858 का एक्ट पहला एक्ट था जो 1858 में आए थे। पहले एक्ट जो थे आपका वो 1858 में आया था क्राउन के अंतर्गत। और इस एक्ट का नाम भारत शासन अधिनियम था। और भारत शासन अधिनियम क्यों था? क्योंकि उस समय भारत के अधीन शासन करना था क्राउन को, इसीलिए भारत शासन अधिनियम के तहत जो है ना इस एक्ट को बनाया गया था। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से 1857 के सैनिक विद्रोह हुए थे, जिसके कारण जो है ना सीधा क्राउन चाह ही रहा था कि किसी तरीके से कंपनी को बेदखल कर दिया जाए और कंपनी को बेदखल करके खुद अपना शासन जमाया जाए। और वो मौका मिल गया। 1857 की क्रांति ने क्राउन को दे दिया। और 1858 में जो मैंने बताया कि यहाँ से सिविल सेवा की शुरुआत हुई, क्योंकि आपको पता है कि जीजी के जो काउंसिल थे, जीजी का जो काउंसिल था वो उसको दो भाग कर दिए गए थे। एक गवर्नर काउंसिल का जो कार्यकारी परिषद थे और एक विधायी परिषद थे। तो कार्यकारी परिषद गवर्नर काउंसिल का गवर्नर का जो था वो कार्यकारी में था और एक विधायी परिषद यहाँ पे था। तो ये विधायी परिषद को ही हम केंद्रीय परिषद के नाम से भी जानते हैं। और इस परिषद में यहाँ से जो है ना क्या है कि नौकरशाहों की जरूरत हुई। और नौकरशाहों की जरूरत हुई तो यहाँ से क्या हुआ कि नौकरशाही लोग अर्थात सिविल सेवा के से एग्जाम देकर के लोग कंपटीशन की शुरुआत यहीं से हुई। एक पूछा गया है कि सिविल सेवा का कंपटीशन जो है ना कब से शुरू होने लगा? तो ये 1858 की मतलब जो है भारत शासन अधिनियम 1858 में आए हैं उसके द्वारा आने लगा। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि 1858 के लिए 1858 के बारे में आपको क्या क्या पूछा जाएगा। तो पूछा जाएगा कि गवर्नर कंपनी के हाथों से सीधा क्राउन के हाथों में कब शासन आ गया? तो यही एक्ट के तहत 1858 के एक्ट के तहत। दूसरी बात पूछा जाएगा कि जो प्रतियोगी परीक्षा कब से स्टार्ट हो गई सिविल सेवा में? तो ये 1858 के तहत जो है ना प्रतियोगी परीक्षा स्टार्ट हुए हैं। अवधारणा 1853 के एक्ट के तहत है और 1858 के तहत जो है ना ये हुए थे। और 1858 के तहत ही चेंजिंग हुआ था एक चीज, जो गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके वायसराय कर दिया गया था। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि वायसराय पहली बार जो बने थे वो केनिंग बने थे। केनिंग जो है ना पहला वायसराय बनने वाला व्यक्ति लॉर्ड केनिंग था। तो ये सारी चीजें हैं जो याद रखेंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जब डायरेक्ट क्राउन शासक बन जाती है, शासिका बन जाती है, तो अब जो है भारत जो सीओडी और बीओडी जो बना हुआ था उसको खत्म करके उसके जगह बनाए जाते हैं एक परिषद, भारतीय परिषद, जिसको भारतीय परिषद कहा जाता है। ठीक है, भारतीय परिषद बनाए गए। और भारतीय परिषद जो है, भारतीय परिषद के साथ साथ आपको इसका एक ऊपर एक अधिकारी बना दिया जाता है जिसको भारत का सचिव कहते हैं। भारत का सचिव। तो भारत का सचिव जो है ना कब बनाए गए थे? तो भारतीय सचिव की अवधारणा जो है ना यही 1858 के एक्ट के तहत आ गए थे और भारत का परिषद भी बना दिया गया था। तो भारतीय परिषद कब बनाए गए थे ये भी पूछा जाएगा कंपनी के अंदर। तो यही एक्ट के तहत भारतीय परिषद भी
बनाया गया। और अब आएगा, जो भी आएगा वो भारत परिषद अधिनियम आएगा। जो भी आएगा इसके बाद वो भारत परिषद अधिनियम, क्योंकि यहाँ से भारतीय परिषद बनाए गए और इसको देख रेख के लिए एक ऊपर भारत का सचिव बनाया गया। तो भारत के सचिव की अवधारणा कब आई थी? तो ये 1858 के एक्ट के तहत, और भारतीय परिषद यहीं से बना था। तो अब जो भी एक्ट आएगा, तो अब इसके बाद आता है 1861 का अधिनियम, ठीक है। और 1861 के जो अधिनियम आते हैं, इसका नाम है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्यों नाम रख दिया गया? तो मैंने अभी बारीकी से बताया कि अब भारत के लिए जो सीओडी और जो काम कर रहे थे वो लोग, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनको खत्म करके उनके जगह भारतीय परिषद अधिनियम, ताकि भारतीयों को भरोसा हो कि ये भारत के लिए काम करेंगे, और भारत का सचिव मतलब इलेक्ट किया जाने लगा। अब 1861 का पहला अधिनियम आता है जिसका नाम है भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता है कि जीजी के काउंसिल में दो तरह के है, एक केंद्रीय परिषद है और एक है गवर्नर काउंसिल, कार्यकारी परिषद है। तो अब जो है इसका आकार जो क्या है किया गया, बढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कार्य ज्यादा होने लगे, ज्यादा न्यायिक चीजें जो है ना, डिसीजन देने की बात आ गई, तो ज्यादा यहाँ पर भीड़ होने के कारण इनके आकार को बढ़ा दिया गया और उन लोगों को लाने को कहा गया जो अंग्रेजों का चापलूसी करे, और वही लोग जो है ना इस विधायी परिषद में शामिल होने लगे, जिसके कारण इसकी आकार बढ़ गई। शुरू में तो भारतीयों को शामिल भी नहीं किए जाते थे, लेकिन अब जो है ना ऐसे भारतीयों को शामिल करना है जो पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत भारतीयों को शामिल किया जाने लगा। तो भारतीयों को शामिल करने वाला एक्ट जो है ना 1861 है, क्योंकि यहाँ से अब जो विधायी परिषद है, उस विधायी परिषद में कार्यभार बढ़ जाने के कारण कुछ जिम्मेवारी भारतीयों को दिया जाने लगा। मतलब भारत के लोग आपस में झगड़ रहे थे, तो उनको भी न्याय चाहिए था, तो न्याय कब तक अंग्रेज करते रहेंगे, इसीलिए उन्होंने कहा क्यों ना कुछ भारतीयों को शामिल कर लिया जाए, जो भारत के लिए ही न्याय कुछ हद तक जो उनका चापलूस हो वो करता रहे। लेकिन अभी भी पावर इन्हीं अपने पास ही रखे थे, क्योंकि अंतिम डिसीजन इन्हीं का होना था, ठीक है। यहाँ से मान लो विवाद खत्म नहीं हुआ, तो ऐसे परिस्थिति में केंद्रीय परिषद से जब विवाद नहीं खत्म होता था तो आपको ये कार्यकारी परिषद में न्याय दिया जाता था। तो इस तरह से 1861 में आपसे पूछे जाएंगे कि कब जो है आकार को बढ़ा दिया गया, मतलब केंद्रीय परिषद, या कब भारतीयों को शामिल किया जाने लगा। तो ये 1861 के तहत शामिल किया जाने लगा, और क्या नाम है इसका? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861। चलिए, उसके बाद आता है, मैं आपको बता दूं कि इसके बाद जो आएगा वो 1892 आएगा, ठीक है। 1892 का भी नाम भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ही है, क्योंकि यहाँ पर भी परिषद है, और परिषद के अंतर्गत जो है ना जो भी कार्य हो रहा है वो परिषद के अंतर्गत हो रहे हैं। यहाँ पे 1885 में ही कांग्रेस बन चुका होता है एओ ह्यूम के मतलब नेतृत्व में, और एओ ह्यूम के मतलब प्रयासों से जो है ना 1885 में ही कांग्रेस का गठन हो गया, संगठन का। तो ये कांग्रेस को इसलिए गठित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ताकि कुछ बुद्धिजीवी लोग शामिल हो और हमारा चापलूसी करे, जो हम कहें वो बात माने, जिससे कि जितने भी गवार लोग हैं उनका पीछे पीछे हमारा समर्थन करते रहें। यही चाल होती है किसी भी शासक का। तो ये चाल था जिसके जरिए जो है ना कांग्रेस को बनाया गया। लेकिन कांग्रेस में जो भी लोग थे बुद्धिजीवी थे, उनको तो धूल झोंका नहीं जा सकता था। ऐसे में 1892 आया, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि काउंसिल जो था, जीजी का जो काउंसिल था, यहाँ पे दो भाग जो बनाए गए थे, ये जो विधायी परिषद थी और एक कार्यकारी परिषद थी। तो कार्यकारी परिषद और विधायी परिषद, तो विधायी परिषद में जैसा कि आपको पता है कि कौन लोग आते थे, तो भारतीय लोग आते थे। तो भारतीय लोग आते थे, तो इसमें कहना हुआ कि जो भी बुद्धिजीवी लोग थे वो कहे कि भाई किसी तरीके से आप जो है ला रहे हैं लोगों को, तो ऐसा कीजिए ना कि चुनाव लेकर के चुन करके लाइए, तो ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। मतलब ये रिक्वेस्ट किया गया, जोर जबरदस्ती तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस का निर्माण हुआ था और बुद्धिजीवी लोग ज्यादा विरोध नहीं कर सकते थे। तो ऐसे परिस्थिति में क्या कहा गया कि ऐसा कीजिए कि यहाँ पे चुनाव करवाइए। तो चुनाव की बात तो नहीं माना गया, लेकिन बोला हाँ आप लाइए चुन करके अप्रत्यक्ष रूप से, और हम जो जिसको कहेंगे उसको रख लेंगे। मतलब इस तरह से अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत जो है ना 1892 में पूछा जाता है
कि किस परिषद अधिनियम के जरिए चुनाव, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करने की बात आई, और चुनाव करने की बात आई साथ में आपको बहस करने का भी अधिकार यहाँ पे दिया गया। मतलब जो भी लोगों के लिए, जो भी कल्याण के लिए कार्य नियोजन होगा या योजना बनेगी, तो उस पर कुछ बहस वहस करने की बात अधिकार जो है ना 1892 देता है। तो इस तरह से हमने 1892 को भी हम याद करके रखेंगे कि किस तरह से 1892 आया और 1892 में क्या क्या घटनाएं घटी। तो घटना ये है कि बुद्धिजीवियों के द्वारा ये मांग किया गया कि भाई किसी तरीके से चुनाव करके लाइए, जो भी सदस्य आप यहाँ ला रहे हैं उसको चुनाव करवा के लाइए। तो मान लिए गए, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाए गए। लेकिन जब 1800, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 1800 इसके बाद आता है 1900 आता है आपका 9, ठीक है। इसका भी भारत परिषद अधिनियम 1919 ही नाम है। नाम कैसे याद रहेंगे, तो नाम मैं बता दिया हूं कि जब भी जितना भी परिषद बनाएंगे वो सब के सब परिषद बनाएंगे तो उसका नाम भारत परिषद अधिनियम ही होगा। तो भारत परिषद अधिनियम 1919 आया और ये क्राउन के अंतर्गत ही आ रहे हैं। तो भारत परिषद जो 1919 है, यहाँ से जो है इसका क्या बैकग्राउंड रहा, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। 1905 में देखिए, 1905 में क्या हुआ था कि बंगाल का विभाजित करने की घोषणा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कर दिया गया। अब कॉर्नवालिस के द्वारा इधर घोषणा कर दिया गया। 1906 में आपका मुस्लिम लीग बन गया। अब मुस्लिम लीग अपना डिमांड कर रहे थे, इधर बंगाल का विभाजन के बात ये कर रहे थे। तो बंगाल के विभाजन में हिंदू मुस्लिम को अलग किया जा रहा था। ऐसे में मुस्लिम लीग का बनना जो है ना अंग्रेजों के लिए सार्थक हो गया, क्योंकि अंग्रेज तो चाह ही रहे थे किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम को अलग करके अपना सत्ता कायम करके रखें। तो इधर मुस्लिम लीग बन गया और मुस्लिम लीग जो है ना अंग्रेजों से मांग करने लगे कि हमारा जो भी निर्वाचन हो। तो ये 1909 में इन्होंने कहा कि हम जो है ना आपके लिए एक चुनाव वाली प्रक्रिया वाली जो है ना हम सरकार लाएंगे। इसीलिए 1909 इन्होंने लाया। तो उससे तब पता चला मुस्लिम लीग को कि ऐसा होने वाला है। तो इन्होंने क्या करा कि जाकर के अंग्रेजों से मिला और कहा कि ऐसा कीजिए ना कि हमको पृथक निर्वाचन प्रणाली दे दीजिए, मतलब हमारा चुनाव हमारे मुस्लिम के द्वारा ही किया जाए। तो यही पृथक निर्वाचन प्रणाली ये मान लिए गए, क्योंकि इनको चाहत था कि किसी तरीके से मुस्लिम को अलग किया जाए। तो अलग करने के लेकर के यहाँ पे 1909 में एक अधिनियम आया और इस अधिनियम के तहत ये कहा गया कि जो मुस्लिम होंगे उनका पृथक निर्वाचन प्रणाली होंगे। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली का जो है ना किस अधिनियम को जाना जाता है, तो यही 1919 को। साथ में इसे हम 1909 को इस साथ में हम इसको एक नाम और देते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। इसका नाम एक और है, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार इसका क्यों नाम है, तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना है, मार्ले जो थे सचिव था भारत का उस समय, और मिंटो जो था हमारे यहाँ का जो क्या है गवर्नर वायसराय थे, वो मिंटो थे। तो इसके लेकर के इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे पृथक निर्वाचन की प्रणाली यही ने पृथक निर्वाचन प्रणाली आ गई यहाँ से, और मुस्लिमों को अलग करने का प्रयास यहाँ पे किया गया। तो ये ध्यान रखेंगे कि और यहाँ पे और बदलाव कुछ हुए हैं। क्या बदलाव हुए हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो काउंसिल थे, जीजी के काउंसिल, जिसमें दो भाग थे, तो कार्यकारी भाग थे और विधायी भाग थे। तो यहाँ पे भारतीय तो शामिल हो ही रहे थे, लेकिन अब जो है ना थोड़ा सा इनको और छूट दिए गए। और इस कार्यकारी परिषद में, मतलब कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया। मतलब डिमांड लोग कर रहे थे कि किसी भी तरीके से हमको भी शासन प्रणाली में लीजिए, जब हमारा ही शासन है तो हमको भी लीजिए। तो ऐसे में पहली बार एक भारतीय को शामिल किया गया, जिसका नाम एसपी सिन्हा था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि एसपी सिन्हा को पहली बार गवर्नर काउंसिल के कार्यकारी परिषद में भाग लेने का मौका मिला, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। ये पूछा जा सकता है कि कब जो है शामिल किया गया था पहली बार भारतीय को कार्यकारी परिषद में, कब विधायी परिषद में शामिल किया गया। तो दोनों अलग अलग प्रश्न होते हैं और हमको 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी इसको जानते हैं। तो इस तरह से अधिनियम बनते गए। फिर आगे चल करके आपको पता होना चाहिए कि फिर आगे चल करके 1909 में एक अधिनियम आता है, और यही अधिनियम लास्ट अधिनियम भारत परिषद अधिनियम
होता है। लेकिन मैं इससे पहले ये भारत परिषद अधिनियम जो है ना लास्ट है, भारत परिषद अधिनियम ये लास्ट है और परिषद यहाँ से खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोगों का डिमांड था कि भाई हमें अब आज़ादी चाहिए, हमें किसी भी तरीके से समझौता हम नहीं करेंगे। क्या हुआ कि पृष्ठभूमि ये हुआ कि आगा खां के नेतृत्व वाली अब मतलब मुस्लिम लीग हो गई और इधर गांधी जी आ गए, तो जिसके लेकर के 1916 में जो है ना लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, तो उस समय मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ हो गई। उस समय दोनों समझौता कर ली और कांग्रेस बात मान ली कि चलिए हम आपके पृथक निर्वाचन प्रणाली को सपोर्ट करते हैं, जो आप हमारे साथ मिल जाइए, तो इस तरह से हम अगर अलग अलग रहेंगे तो हम शायद अपने देश को स्वतंत्र नहीं करा पाएंगे। इसीलिए ये कांग्रेस जब बात मान ली तो मुस्लिम लीग भी इसका समर्थन कर दे दी और इसी समझौता को हम लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसमें ये कुछ डिमांड रखा गया, ये कहा गया अंग्रेजों के द्वारा कि हमें आज़ादी तो चाहिए ही, साथ में यदि हमें निर्वाचन वाली सरकार चाहिए, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो अपनी सरकार बना ले। ठीक है, तो निर्वाचन वाली सरकार चाहिए, साथ में आपको मुस्लिम को अगर आपने पृथक निर्वाचन प्रणाली कर दिया है तो आप सबका निर्वाचन प्रणाली अलग कर दीजिए, हमें यही चाहिए, बस हम सबको खुश कर दीजिए। ये चीज तो इसके लेकर के जब दबाव बढ़ा तो 1917 में एक घोषणा पत्र आता है जिसको हम मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र कहते हैं। मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र 1917 में आया था। अगस्त घोषणा पत्र के नाम से भी ये जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसमें बोला जाता है कि हाँ, आप जितना भी जो चीज आपका डिमांड है सब पूरा किया जाएगा, हम निर्वाचन वाली सरकार भी लाएंगे, हर चीज किए जाएंगे, आपके तरफ से जितना भी चीजें हैं सब चीज आपको दिया जाएगा। ये घोषणा पत्र कर दिया जाता है और 1909 में जो है ला दिया जाता है, मतलब 1909 में अपना अधिनियम ला दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या कर दिया जाता है कि द्वैध शासन प्रणाली आ जाती है। मतलब अब जो हुआ, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि एक केंद्र सरकार था, केंद्र सरकार में क्या कर दिया गया, प्रांत बना दिया गया। ठीक है, और प्रांत में दोहरी शासन लागू कर दिया गया। प्रांतों में, एक केंद्र और प्रांत में, तो प्रांतों में, केंद्र में नहीं बल्कि प्रांतों में दोहरी शासन लागू, द्वैध शासन जिसको कहते हैं। तो पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत दोहरी शासन मतलब द्वैध शासन आया था, तो 1919 के तहत। 1919 के तहत जो है ना दोहरी शासन आती है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि द्वैध शासन की शुरुआत किसके और प्रांतों में, केंद्र में नहीं बल्कि प्रांतों में, एक आरक्षित होंगे एक हस्तांतरित होंगे, मतलब आरक्षित और हस्तांतरित। इस तरह से चुनाव प्रक्रिया जो है ना प्रांतों में किए जाएंगे। ये सारे चीज किए गए और कुछ खामियां, इसमें बहुत सारी खामियां रह गई जिसके लेकर के विरोध ना करे तो उसी समय रॉलेट एक्ट भी ला दिया जाता है। रॉलेट एक्ट के बारे में आप भली भांति जानते हैं कि 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया था, जो काला कानून था। और इस 1919 की कोई विरोध ना कर पाए स्वतंत्र, क्योंकि यहाँ पर पूरी स्वतंत्रता चाहिए था और नाम मात्र के झूठ मूठ करके थोड़ा बहुत मतलब वोट देने का अधिकार दे करके और लोगों को ठगने का प्रयास किया गया। क्योंकि प्रांतों में आप क्या कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन केंद्र में नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में क्या हुआ कि पूर्ण रूप से आजादी नहीं दी गई। तो इसका कोई विरोध ना करे इसके लेकर के रॉलेट एक्ट ला दिया गया। और इसी के लेकर के आगे चल करके जालियांवाला जो है बाघ हत्याकांड हुआ है, आपको पता है। तो आगे चल करके फिर लोग मने गुस्सा गए और असहयोग आंदोलन आगे हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन हुए। आगे असहयोग आंदोलन भी थम गए। क्यों थमे? क्योंकि कुछ हत्या हो गया, चौरी चौरा कांड हो गया। ठीक है, चौरी चौरा कांड 1922 में हुए थे। 1922 में, तो 1922 में चौरी चौरा कांड होने के कारण जो है असहयोग आंदोलन भी थम गए। अब आगे चल करके इस तरह से क्रांतिकारी लोग उग्र होते चले गए। क्या है, आपका डकैती भी हुआ, कुछ काकोरी कांड हुए, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा कुछ संगठन गठित किए गए। तो इस तरह से होती चली गई। 1927 में तो अंग्रेजों ने कहा था कि हम 10 वर्ष के बाद इसका क्या करेंगे, जांच करेंगे। इस अधिनियम के अंग्रेजों ने कहा कि 10 वर्ष के बाद क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच करने के लेकर के वहां पे क्या हुआ कि परिषद को तो खत्म कर दिया गया। मतलब इसके तहत जो है ना 1909 के तहत, 1919 के तहत जो है ना परिषद खत्म हो गया। मतलब अब परिषद नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसा बोल दिया गया।
भारतीय सचिव को भी कहा कि यहाँ से तनख्वाह नहीं मिलेगा। इस तरह की बातें, मतलब जब लोग ज्यादा विरोध किए तो घोषणा पत्र में बोल दिया गया कि भाई आप जो भी मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, सब चीज किया है। तो परिषद को खत्म कर दिया गया लोगों के डिमांड के अनुसार, सचिव को खत्म कर दिया गया, लेकिन एक चीज गठित कर दिया गया, उच्चायुक्त। उच्चायुक्त, तो पूछा जाता है कि प्रथम उच्चायुक्त का कंसेप्ट जो है ना किस अधिनियम के तहत आया, तो ये, और ये उच्चायुक्त का जो है जो खर्चा होगा, जो वेतन तनख्वाह मिलेगा, वो भारत के यहाँ से मिलेगा। अब परिषद और सचिव खत्म, अब उच्चायुक्त आ गया। ठीक है, मतलब घुमा फिरा के, गोल घुमा कर, मतलब जो अभी बीपीएससी क्या कर रही है कि आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे तो आप स्केलिंग करेंगे, तो मतलब घुमा फिरा के किसी तरीके से गोल गोल घुमा घुमा के मूर्खों को जान लो। तो इस तरह की कांड जो है ना अंग्रेज कर रहे थे, जो कि अभी तानाशाही सरकार हमारी कर रही है। जो कह दिए, शुरू में कह दिए कि लोग नॉर्मलाइजेशन के लिए हल्ला किए, तो कहे कि नॉर्मलाइजेशन अब नहीं करेंगे, किसी भी वे में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अब जो दोबारा एग्जाम ले रहे थे, अब करें स्केलिंग कर देंगे। तो क्या होता है नॉर्मलाइजेशन, क्या होता है स्केलिंग, बात तो वही हो गया। तो इसी तरीके से जो सचिव को खत्म कर दिया, इधर उच्चायुक्त ला दिया। तो ये सारी चीजें हैं जो भारत पर किसी तरीके से थोपने का प्रयास किया जा रहा था, किसी तरीके से हमारा जो है ना काम निकलता रहे, ऐसा अंग्रेजों ने किया। तो आपने 1919 के अधिनियम से आपसे पूछा जाएगा कि कब जो है ना वोट देने का अधिकार दिया, तो यही दिया। अब वोट देने के अधिकार लोगों को दे दिए गए, लेकिन सभी को नहीं, पूर्ण वयस्क मताधिकार नहीं दिए गए, मतलब चुन चुनौआ वोट देने के अधिकार, जिसका कैपेसिटी जैसा था उसके आधार पर वोट देने का अधिकार तो दे दिए। अब यहाँ पे लोगों को मतलब बांटने का प्रयास किया गया कि कैपेसिटी वाले को वोट देने का अधिकार दो, कैपेसिटी वाला खुश हो जाएगा, और जिसके पास कैपेसिटी नहीं है वो तो लड़बे नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो वहां पे ऐसे किए गए। साथ में आपको मैं बता दूं कि इसके तहत उच्चायुक्त का गठन हो गया, इसके तहत प्रांतों में द्वैत शासन आ गए। तो ये सारे चीज हैं जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इसका नाम क्या है, भारत परिषद अधिनियम। और ये भारत परिषद अधिनियम लास्ट होगा, क्योंकि इसके बाद परिषद को खत्म कर दिया गया, अब सचिव को भी खत्म कर दिए गए। तो ये सारी चीजें हैं जो हमको माइंड में याद रखना पड़ेगा। अब जो है जब 1929 आता है तो लाहौर में अधिवेशन होता है, और लाहौर अधिवेशन के जो अध्यक्षता है जवाहरलाल नेहरू कर रहे होते हैं। उस समय जो है ना पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई, माने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई, और एक्सेप्ट भी मतलब जो बैठक है उस बैठक में एक्सेप्ट भी कर लिया गया। तो ये पूछा जाता है कि पहली बार जो है ना डिमांड कब किया गया और कब एक्सेप्ट कर लिया गया, तो उसी समय एक्सेप्ट भी कर लिया गया। उसमें कहा दिया गया भाई अब हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब पूरा आजादी चाहिए। और यहाँ ही घोषणा कर दिया गया कि हम अगले साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और 1930 में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया भी गया 26 जनवरी को, ठीक है, रावी नदी के तट पर। तो इस बात को ध्यान रखना है, ये पूछे जाते हैं। और आगे चल करके आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे इरविन रिपोर्ट जो है ना, इरविन जो साइमन अपना रिपोर्ट देता है, मतलब साइमन तो आता है हालांकि 1927 में ही जांच के लिए जो साइमन कमीशन बन गया, तो 10 वर्ष के लिए था, लेकिन वो बन कितना वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले ही बन गया। तो 2 वर्ष बनाने का मेन रीजन क्या था, इसका रीजन ये रहा कि अंग्रेज के यहाँ मतलब ब्रिटेन में पार्टी का जो है सरकार बदलने वाला था। ऐसे में जो पार्टी कहा था कि हम जांच करेंगे, उसकी पार्टी की सरकार नहीं रहती। ऐसे में वो 2 साल पहले ही गठित कर दिया गया और जांच के लिए साइमन कमीशन को भेज दिया गया। लेकिन उस साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि उसमें जो भी सदस्य थे अंग्रेज थे, भारतीय को शामिल नहीं किया गया। क्योंकि भारत के ही कानून को आपको जांच करना है और भारतीय लोगों को आप शामिल नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हाँ ये फेयर और मतलब फाइन जो है ना जांच हुआ है। ये लोगों का भरोसा, जैसे बीपीएससी के अध्यक्ष की जांच करना है तो वहां पे बीपीएससी खुद अपने तरीके से करा लेंगे, तो ये फेयर नहीं ना कहलाएगा, इसको फेयर नहीं कहा जा सकता है। तो इसी तरीके से वहां पे फेयर नहीं होने वाला था तो लोग विरोध किया, जिसके कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई। साइमन गो बैक के नारे देते हुए मतलब उनकी मृत्यु भी हो गई। तो ये सारी चीज कहानियां हैं। हालांकि साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट सौंपा, उन्होंने लास्ट में कहा कि भाई प्रांतों में जो द्वैत शासन है ये इसको खत्म कर दिया जाए और कुछ अच्छी तरीके से बनाया जाए। तो आगे चल करके इसके लेकर के मतलब बहस हुई। उसके बाद आपका गोलमेज सम्मेलन आता है। आपको पता होना चाहिए कि गोलमेज सम्मेलन आ गए, और गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी एक ही सम्मेलन में भाग लेने गए, लेकिन वो भी खाली हाथ आ गए। इसलिए खाली हाथ आ गए क्योंकि वहां पे सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली थी उन पर उनको सामंजस्य नहीं बैठी। वो नहीं चाहते थे कि भाई लोगों को अलग अलग निर्वाचन प्रणाली आप दीजिए, तो ऐसे में वो खाली हाथ आ गए, बैठक नहीं हुई। लेकिन उनका बात न रखते हुए
आगे चल करके क्या हुआ कि लागू कर दिया गया 1935 का अधिनियम, 1935 का एक्ट ला दिया गया और यहाँ पे ढेर सारे बदलाव किए गए, बहुत तरह की स्वतंत्रता दी गई, समाजवादी शब्द भी लाए गए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मांग किए गए। तो इस तरह से 1935 का जो अधिनियम आया है ये भारत शासन अधिनियम 1935 है, भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत या अब जो है ना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बहुत सारा आजादी मिली, लेकिन पूर्ण रूप से फिर भी आजादी नहीं दी गई। तो नहीं दी गई तो इसके लेकर के लोग विरोध कर रहे थे। 1939 आ जाता है, 1939 में हो जाता है द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, द्वितीय विश्व। अब इसमें अंग्रेज फंस जाते हैं क्योंकि अंग्रेज को लड़ना होता है। ऐसे में अंग्रेज चाहते हैं कि किसी भी तरीके से क्या किया जाए कि भारतीयों का समर्थन लिया जाए। भारतीयों का समर्थन लेने के लेकर के ये चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से भारत हमारा समर्थन करे, लेकिन भारतीय जो सरकार थी, जो भारत जो चुनाव से जो सरकार बनी थी, वो सरकार इस्तीफा दे देता है। इसलिए दे देता है कांग्रेस कि हमें नहीं समर्थन करना है। हाँ, समर्थन की बात जब कही, जब सभा बैठक होने वाली थी तो इन्होंने इस्तीफे दे दिया कि सरकार नहीं रहेगा, जिम्मेवारी हम नहीं लेंगे। क्यों लेंगे हम, जब हमारी आजादी नहीं मिल रही है तो हम क्यों लेंगे जिम्मेवारी, हम क्यों भेजेंगे भारतीयों को मरने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में। इसलिए करके इसने क्या कर दिया, सरकार से इस्तीफा दे दिए। और सरकार से जब इस्तीफा दे दिए तो 1940 में जो है ये मुक्ति दिवस मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। खुश हो गए बेचारा, क्योंकि अच्छा हुआ इस्तीफा दे दिया, अब अपना राज आएगा। मतलब ये 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा क्या किया गया, मुक्ति दिवस मनाया गया। क्यों मनाया गया, क्योंकि वो खुश हो गए इनके इस्तीफे से। अब जो होता है फिर उसके बाद जब तक कांग्रेस बहुत बड़ा पार्टी थी, लीड कर रही थी पूरे ऑल ओवर इंडिया का, इंटायर इंडिया का, तो इंडिया का जब लीड कर रही थी तो स्वाभाविक है कि इसका बात हर जगह चलता था। ये इस्तीफा देने का मतलब है अफरा तफरी का माहौल हो गया। अंग्रेज चाहते थे कि किसी भी तरीके से जो है ना कांग्रेस मान जाए, और कांग्रेस मान जाए और इस तरह से हमारा जो समर्थन कर दे, जिससे भारतीय लोग भी हमारे जो युद्ध है हो रहे हैं उन युद्ध में शामिल हो। बट क्या हुआ कि 1942 में इन्होंने इसके लेकर के 1942 में अगस्त घोषणा पत्र कह रहे हैं, अगस्त प्रस्ताव अलग है, अगस्त घोषणा पत्र मैंने बताया है तो वो मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र था। अच्छा, वहां पे मैंने 1919 में जो बताया है कि मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार क्यों रखा गया था 1919 का, तो 1919 का मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार रखने का मेन रीजन था कि उस समय मॉन्टेग्यू जो हुआ करता था, मॉन्टेग्यू जो है ना वहां पे सचिव हुआ करता था, और जेम्सफोर्ड जो हुआ करता था वो जेम्सफोर्ड यहाँ का वायसराय हुआ करता था। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार के नाम से 1919 को जाना जाता है। इससे पहले मैंने बताया कि मार्ले मिंटो सुधार, तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 को जाना जाता है। इसमें कंफ्यूजन बराबर बच्चे को होते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। 1909 को मार्ले मिंटो सुधार, क्योंकि उस समय मार्ले था सचिव और मिंटो था वायसराय। और उसी तरीके से इसको हम 1909 के जो अधिनियम है उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार। काहे बोलते हैं, क्योंकि मॉन्टेग्यू था सचिव और जेम्सफोर्ड था वायसराय, तो दोनों के नाम पर ये अधिनियम आए थे। तो ये दोनों नाम में कंफ्यूजन होते रहते हैं और ऐसे पूछे जाते हैं कि किस अधिनियम को हम मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, किस अधिनियम को हम मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, किस अधिनियम में क्या है कि पृथक निर्वाचन प्रणाली आई थी, किस अधिनियम में द्वैध शासन प्रणाली आई थी। तो ऐसे यहाँ ध्यान रखें। तो 1935 का जो अधिनियम आया, मैं 1935 की चर्चा नहीं किया हूं, 1935 में क्या हुए देखिए। 1935 में हुआ है बदलाव। क्या बदलाव हुए हैं कि अब जो है ना केंद्र में द्वैध शासन लाए गए, प्रांतों में द्वैध शासन को हटा दिया गया, केंद्र में द्वैध शासन को लाया। इस बात को ध्यान रखें। और निर्वाचन प्रणाली पूरी होगी, निर्वाचन से ही सरकार बनेगी, लेकिन एक शब्द जोड़ दिया गया कि अगर अशांति आती है तो पूरा मालिक गवर्नर हो जाएंगे, पूरा मालिक क्या हो जाएंगे, गवर्नर। तो बात तो वहीं रहेगी, पूरी आजादी दे देगी, चुनाव की सरकार बनेगी, हर चीज बनेगी, स्वदेशी मतलब सरकार बनेगी। बट लेकिन अगर किसी भी तरीके से दंगा होता है तो तुरंत उसका हाथ में कौन ले लेगा, राज्य जो हाथ में उसका कंट्रोल में शक्ति किसके पास आ जाएगी, तो वायसराय के पास कंट्रोल में आ जाएगी। तो स्वाभाविक है कि थोड़ा मतलब दंगा करवा देते और अपने हाथ में शासन ले लेते। तो इस तरह से पूर्ण आजादी उसको नहीं कहा जा सकता। तो 1939 का कथा कह दिया है। तो 1942 आ जाता है, जिसमें हम 1942 का जो है अगस्त प्रस्ताव आते हैं, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव
ये एक प्रकार का ऐसा प्रस्ताव था जिसमें ये लिखा गया था कि हम आपको जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होगा वैसे ही हम आपको पूरी आजादी दे देंगे, ठीक है। और मतलब जो भी फरमान थे अंग्रेजों का एक फरमान आया था जिसको हम अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। लेकिन अगस्त प्रस्ताव जो है, आपको ध्यान रखना है कि अगस्त प्रस्ताव फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस है, कांग्रेस मानने से इनकार कर देती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमको पूरी आजादी चाहिए। यहाँ पे लिखा रहता है कि हम युद्ध के बाद करेंगे, तो ऐसे परिस्थिति में क्या पता आप करेंगे नहीं करेंगे, जब आपका काम निकल जाएगा नहीं भी करिएगा। तो इस तरह से इन्होंने विरोध कर दिया और इसी समय भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है, ठीक है। 8 अगस्त को घोषणा होती है और 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हो जाती है। अगस्त प्रस्ताव फेल करने पर पूछा जाता है कि कौन से प्रस्ताव फेल होने पर जो असहयोग आंदोलन, कौन सी आंदोलन चालू हो गया था। तो अब ये अगस्त प्रस्ताव फेल होने पर भारत छोड़ो आंदोलन चालू हो गया। आगे समझ में, तो ये कहानी है, आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आता है 1946 का कैबिनेट मिशन आता है, और कैबिनेट मिशन के तहत 3 सदस्यीय कमेटी आती है, जिसमें जो लॉरेंस थे और 3 का नाम हम कंफर्म नहीं है, थोड़ा देख लीजिएगा। उसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी आती है। वो कमेटी जो है ना संविधान सभा का खाका तैयार करती है और इस तरह से संविधान सभा बनाए जाते हैं, और उसी संविधान सभा के द्वारा हमारा क्या है, संविधान बनता है। और संविधान जो है पूरा बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लग जाते हैं, और इस तरह से हमारा संविधान बन के तैयार होता है। तो ये है रही हमारी संविधान की कहानी, जो कि आपने देखा कि किस तरह से हमारा संविधान बना। बहुत सारे ऐसे चीजें थे जो हम 1935 के अधिनियम से ही ले लिए थे, क्योंकि बहुत सारे कानून ऐसे थे जो हम लड़ के ही बनवाए थे। तो ऐसे में हम डायरेक्टली सीधा 1935 से प्रभावित हो गए। तो पूछा जाता है कि भारत का जो संविधान है वो किससे ज्यादा प्रभावित है, तो 1935 के अधिनियम से ज्यादा प्रभावित है। क्यों? क्योंकि हम ही ने लड़ के बनाया था, तो ऑलरेडी मेरा ही चीज था, जिसमें कुछ क्लू जो जोड़ दिए गए थे वो हमारे लिए सही नहीं थे, तो उसको छोड़ करके हमने बहुत सारी चीजों को 1935 के अधिनियम से रख लिया, और इस तरह से संविधान बनने में बहुत दिन लग गया, और बन करके इस तरह हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। आगे हम संविधान की कहानी हमने खत्म कर दिया है। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम संविधान सभा बनी, संविधान सभा बनने के बाद हम कौन कौन सी चीजें हमने कहां से ग्रहण किया, क्या हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना हम क्या क्या चीजें अपनाए हैं, और जितनी भी संविधान की चीजें हैं वो सारी चीज बता देंगे। तो यहीं पे एंड करें।